Across the history of the Test cricket, कुछ ही rivalries ऐसी हुई हैं which have been as fierce, as emotional and as unforgettable as the Border Gavaskar Trophy. चाहे वो चेन्नई का एपिक टेस्ट हो या फिर गाबा का घमंड, चाहे वो तेंदुलकर वर्सेस वॉर्न हो, द्राविड वर्सेस मैग्रा हो, ऋषभ पंत वर्सेस नाथन लायन हो या फिर कोहली वर्सेस हेजलवुड, हर जनरेशन ने हमें हीरोज दिए, हार्ट ब्रेक दिए एंड कुछ एब्सोल्यूट मास्टरपीस दिए ऑफ टेस्ट क्रिकेट। बट आज हम कुछ अलग करेंगे, ऐसा कुछ जिसके बारे में हर क्रिकेट फैन ने कभी सोचा होगा, उसके बारे में बात की होगी। आज हम बेस्ट प्लेयर सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम बोथ द टीम, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और हम एक कंबाइंड 11 बनाएंगे। लेट्स सी हु विल ओपन, who will lead the bowling attack, who will be the captain of this combined 11, right? But before we start picking our combined 11, टीम बनाने से पहले कुछ क्राइटेरियाज हैं, वो मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरा पहला फोकस है वो, अगर अब आपको इसमें मान लीजिए सर डॉन ब्रैडमैन नहीं दिख रहे तो आप ये मत कहिएगा इसमें ब्रैडमैन कहाँ है, क्योंकि जो फर्स्ट फोकस है वो फोकस रखा है जो मिड 90 या लेट 90s से लेकर के करंट जनरेशन, जो जितनी क्रिकेट जिनको मैंने खेलते हुए देखा है, ये उन पे से ही सिलेक्ट होंगे। ये टीम में जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं, हाइपोथेटिकल जो टीम बना रहे हैं, ये उसी में से हम सिलेक्ट करेंगे। आप बोल सकते हैं तो मिड 90s या लेट 90s से लेकर के करंट तक। सेकेंडली, जो सिलेक्शन होगी, जो हम सिलेक्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को, ये उनके ओवरऑल टेस्ट रिकॉर्ड को लेकर के नहीं कर रहे हैं। हम देखेंगे कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में उन प्लेयर्स के परफॉर्मेंसेस कैसी हैं, बोथ अवे और होम कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल, अगर हम माइकल हसी की बात कर रहे हैं तो माइकल हसी की इंडिया के अगेंस्ट इंडिया में परफॉर्मेंस कैसी है, ऑस्ट्रेलिया में कैसी है, अगर वो टीम में है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। हम ओवरऑल माइकल हसी का परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, ठीक है। थर्ड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि हम जो प्लेयर्स को चूज करेंगे वो इट इज सोलली ऑन द क्रिकेटिंग लॉजिक, टीम कंपोजिशन एंड नॉट द फैन फॉलोइंग और पॉपुलैरिटी के उस पर नहीं करेंगे। क्रिकेटिंग लॉजिक और टीम कंपोजिशन में उनकी जगह बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, ये सिलेक्शन उस हिसाब से है। लास्ट में एक बात और बोलूंगा, क्योंकि लेजेंड्स इतने हैं और खिलाना आपको 11 ही है, तो इसी कारण से मैंने 2 प्लेइंग 11 बनाई है, एक इन इंडियन कंडीशन, एक फॉर ऑस्ट्रेलियन कंडीशन, ताकि हम मैक्सिमम लेजेंड्स के साथ थोड़ा बहुत जस्टिस कर पाए। छूटेंगे फिर भी, क्योंकि खिलाना 11 ही है आपको, लेकिन आप अपनी बेस्ट कंपोजिशन इंडियन कंडीशन और ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में क्या होगी, इसके लिए मैंने 2 टीम्स बनाई है, एक इंडिया के लिए, एक ऑस्ट्रेलिया के लिए, condition wise. So let's get started with our playing 11 in Indian conditions. देखो, अभी यहाँ पर मेरा जो फर्स्ट पिक है, नंबर 1 पोजीशन ओपनर है, वो है मैथ्यू हेडन। नाउ मैथ्यू हेडन, व्हाई हेडन? हेडन क्यों? हेडन इसलिए क्योंकि हेडन, मैथ्यू हेडन और हेडोस उन चुनिंदा ओपनर्स में से एक हैं, फॉरेन ओपनर्स, जिन्होंने इंडिया में आकर ना सिर्फ सरवाइव किया बल्कि डोमिनेट किया। कितने ही ओपनर ऐसे हैं जिन्होंने इंडिया में आकर कुंबले, हरभजन के सामने 1000 रन बनाए, वो भी 50+ की एवरेज से इंडियन साइड को डोमिनेट किया। हालांकि एलिस्टर कुक भी उसी तरह के एक लेफ्ट हैंड ओपनर है, बट हम यहाँ पर इंग्लैंड की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की। जो हेडन ने ना सिर्फ इंडिया में आकर रन बनाया बल्कि डोमिनेट किया। चेन्नई का वो एपिक टेस्ट, 3 सेंचुरी, जिसमें से 203 रन चेन्नई टेस्ट में मारे थे 2001। हालांकि ये टेस्ट मैच ओवर शेडो कर गया कोलकाता टेस्ट की वजह से, बल्कि ये टेस्ट मैच डिसाइडर था और ये उतना ही एपिक था। बहुत एपिक विन हमने जीत हासिल की थी इस टेस्ट मैच में।
उसमें हैडन ने 203 रन मारे थे, 203। तो हैडन एक सॉलिड बैट्समैन थे। उनका जो क्रीज का इस्तेमाल करते थे, क्रीज को जिस तरह से इस्तेमाल करते थे, जो फुटवर्क था आउटस्टैंडिंग था। बॉल के पिच तक जाके मारते थे, तो जो गुड लेंथ बॉल भी होता है उसको वो स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर देते थे। इनका जो सबसे स्ट्रेंथ, जो सॉलिड वेपन था, वो था स्वीप। स्वीप यू जस्ट नेम इट, कोई सा भी कॉन्वेंशनल, पैडल, ब्लॉक स्वीप, कोई यू जस्ट नेम इट, कोई सा भी हो, मारते थे, सॉलिड एग्जीक्यूट करते थे। अभी इंडिया में ये शॉट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब अगर आप पे स्पिनर चढ़ रहे हैं, आप पे हैवी हो रहे हैं स्पिनर, तो आप उनको अगर स्वीप एग्जीक्यूट कर रहे हो प्रॉपरली, तो स्पिनर को अपना लेंथ चेंज करना पड़ता है। जब वो अपना लेंथ चेंज करेंगे तो डेफिनेटली वो उतने इफेक्टिव नहीं हो पाएंगे। फिर एज अ बैट्समैन आप डिक्टेट करते हो, आप कंट्रोल करते हो गेम को। सो दैट इज वाई मैथ्यू हैडन ऑन नंबर 1। क्यों? बिकॉज हैडन वॉज पावरफुल, कॉन्फिडेंट एंड टेक्निकली ब्रिलियंट फॉर बैटिंग एट नंबर 1 पोजिशन। देखो अभी जो सेकंड ओपनर है वो है वीरेंद्र सहवाग। देखो यार, इंडियन कंडीशन में इनके ऐसा ओपनर भाई हुआ नहीं है। ही वॉज द मोमेंटम सेटर। इंडिया में नया बॉल इतना मूव करता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको शुरू का जो 1 घंटा रहता है वो निकालना पड़ता है। अभी इनकी क्या एबिलिटी थी, सहवाग क्या करते थे कि जो अर्ली अटैक है, जब बॉलिंग टीम आप पे अगर हैवी होने की कोशिश कर रही है, उसको ये शुरू में ही न्यूट्रलाइज कर देते थे। गो फॉर फुल फ्लेजेड अटैक। तो जब आप अटैक करते हो तो अपोजिशन का कैप्टन को फील्ड फैलानी पड़ती थी, स्लिप्स नहीं है, गली नहीं है। तो जब आप नया बॉल से जो शुरू के 1 घंटे में आप अगर एडवांटेज कुछ निकाल सकते हो, तो इनके रहते वो पॉसिबल नहीं हो पाता था। 10-12 ओवर अगर ये खेल जाते थे तो फिर उसके बाद ये एक डिफरेंट बीस्ट उसको बोलते हैं, उस तरह से हो जाते थे। आपके लिए सेशंस में गेम बदल देंगे ये। एंड दैट इज वाई हैडन एंड सहवाग दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। क्यों? क्योंकि देखो हैडन एक फिजिकल प्रेजेंस लाते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड बैटिंग करते हैं। मारेंगे वो भी, ऐसा नहीं अगर आपने जरा भी आड़ा टेढ़ा बॉल दिया उनको, वो सीधे बाहर फेंकेंगे उसको। मारेंगे वो भी, एग्रेसिव वो भी हैं, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। वीरेंद्र पाजी क्या करते थे, वीरू पाजी क्या करते थे कि मतलब आप मारना है उनको, अगर मारना है तो मारना है भाई, वो वाला हिसाब था। और रन किए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं कि मतलब 3 ट्रिपल सेंचुरीज है उनकी। और सहवाग टेम्पो सेट कर देंगे आपके लिए, खुल के मार रहे हैं, स्टार्टिंग से ही फील्ड ओपन करना पड़ रही है अगर वो खेल रहे हैं तो। दैट इज वाई ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते थे। करेंगे, अगर करते तो क्या थे, मतलब साथ में कभी खेले नहीं, बट ये हाइपोथेटिकल जो 11 है हमारी, इसमें ये करेंगे एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट। आपके पास 2 ट्रिपल सेंचुरियन बैट्समैन है। मैथ्यू हैडन 380 वर्ल्ड रिकॉर्ड था किसी टाइम में, हालांकि 8-9 महीने ही था वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, और लारा ने फिर तोड़ दिया उसको, और अभी तक टूट नहीं रहा। वो 22 साल हो जाएंगे 4 महीने बाद, 4-6 महीने बाद, अप्रैल में। एनीवे, तो मैं हैडन के 380 थे, सहवाग के 2 बार 300 है, 309 बनाए, 319 बनाए, 293 ऑलमोस्ट 300 फिर बना ही दिए थे। सो जायंट बैटिंग, इस टॉप ऑर्डर को बहुत सॉलिड बैलेंस देते हैं ये दोनों, अगर ओपनर बनते हैं इंडियन कंडीशंस में। तो ओपनर्स तो हमारे हो गए नंबर 1 और 2। नाउ एट नंबर 3, तो हु विल एट नंबर 3? देखो नंबर 3 ना इस प्लेइंग 11 में लिटरली हेडेक था कि नंबर 3 पे हम खिलाएं किसको। पहली बात तो देखो, नंबर 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन अक्रॉस फॉर्मेट इन क्रिकेट। क्योंकि आप कोई सा भी फॉर्मेट खेल रहे हो, टेस्ट, वनडे, टी20 को अभी थोड़ा सा हम अलग रखते हैं, बाकी अब टेस्ट, वनडे या इवन टी20 भी आप खेल रहे हो तो नंबर 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? अगर आपको स्टार्ट मिल गया है तो आपको उसको आगे कंटिन्यू करना है, ऊपर से अगर विकेट आ गए तो इनिंग को स्टेबलाइज करना है, राइट? तो इसीलिए नंबर 3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपके पास अगर आप सहवाग के साथ जा रहे हैं, देखो आउट कोई भी हो सकता है, लेकिन सहवाग जैसे बैट्समैन के साथ एक थोड़ा एडिशनल रिस्क रहता है कि जल्दी विकेट आ गया तो आपको नंबर 3 पे कैसा बैट्समैन चाहिए? पहली बात तो नंबर 3 का रोल क्या है? नंबर 3 का रोल है कि भाई अगर ऊपर से विकेट आ रहे हैं, ऊपर से विकेट आ गए, तो आप इनिंग को प्रोटेक्ट करो। बॉल हार्ड है, नया है, बॉलर फ्रेश है,
आप नया बॉल निकालो, आपका काम ही बॉल निकालना, उसकी शाइन खत्म करना। नया बॉल निकालो, आप 10 से 30 ओवर तक बैटिंग कर गए, स्टार्ट मिल गया, मतलब आप 20-30 रन पे पहुंच गए, उसको कन्वर्ट करो बड़ी इनिंग में, मिडिल ऑर्डर को बेस प्रोवाइड करो। ये नंबर 3 की ड्यूटी है। अब सहवाग अगर मान लीजिए, मतलब आउट कोई भी हो सकता है, बट अगर जैसा मैंने बोला सहवाग जैसे बैट्समैन के साथ हमारे पास एडिशनल रिस्क रहता है, तो नंबर 3 पे हम बैटिंग किसको कराएं? तो इस रोल के लिए हमारे पास कुछ देखो 5 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से? देखो, एक तो राहुल द्रविड़ है, चेतेश्वर पुजारा, रिकी पॉन्टिंग, स्टीव स्मिथ और वीवीएस लक्ष्मण। ये हमारे पास 5 सॉलिड बैट्समैन है जो कि नंबर 3 पे बैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग से ही शुरू करते हैं, जो कि एक ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बैट्समैन है हिस्ट्री में नंबर 3 के, या फिर हम ये कहें ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री के तो अनडिस्प्यूटेड नंबर 3 के बेस्ट बैट्समैन है। रिकी पॉन्टिंग की अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट लेजेंड है, देखो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इंडिया में इनके साथ दिक्कत रही है, इंडिया में इन्होंने हैवीली स्ट्रगल किया है अगेंस्ट द स्पिन ट्रैक पे, रन नहीं आते थे। एवरेज इनकी कुछ बहुत कम है, मतलब 20-25 ऐसी कुछ एवरेज 27 में भी। तो पॉन्टिंग ओवरऑल लेजेंड है, लेकिन हमने शुरू में ही बोला था कि हम यहाँ पर ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि आपस में कैसा हो रहा है इनका परफॉर्मेंस, और होम टर्फ पे और अवे टर्फ पे। तो पॉन्टिंग ऑल्दो ही इज द लेजेंड, बट नो, पॉन्टिंग को हम इस 11 में तो नंबर 3 पे नहीं रख सकते। सेकंड, अगर हम स्टीव स्मिथ की बात करें तो स्टीव स्मिथ अगेन लेजेंड है भाई, कंसिस्टेंट है, अपनी होम कंडीशन में बहुत ही सॉलिड है। नंबर 4 के बैट्समैन है, नंबर 3 पे खेल सकते हैं, एक ही पोजीशन ऊपर भेज रहे हैं उनको। इंडिया में रिकॉर्ड भी अच्छा है इनका, ऐसा नहीं है कि स्टीव स्मिथ का इंडिया में रिकॉर्ड खराब है, इंडिया में अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन उतना डोमिनेंट नहीं है जितना कि हेडन का था, हेडन के केस में, राइट। तो स्टीव स्मिथ अच्छे हैं, शायद मिडिल ऑर्डर में खेल लें इंडिया में, लेकिन नंबर 3 पे क्योंकि हमारे पास बेहतर चॉइसेस अवेलेबल हैं, तो स्टीव स्मिथ के लिए भी नो, स्टीव स्मिथ नहीं खेल सकते इस नंबर 3 पे। देखो अभी बचते हैं वीवीएस लक्ष्मण, पुजारा और द्रविड़। अगर हम वीवीएस लक्ष्मण की बात करें, और वीवीएस लक्ष्मण को अगर हम 1 वर्ड में डिस्क्राइब करें, तो वो वर्ड होगा जायंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, राइट। कमाल का रिस्ट वर्क, टाइमिंग, मैच विनर है, मैच विनिंग नॉक। आप, मुझे नहीं पता आप लोग जो ये वीडियो देखेंगे उनमें से कितनों ने वीवीएस लक्ष्मण को खेलते हुए देखा है, बट मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने कभी उनको स्टेडियम में खेलते हुए नहीं देखा, मैं कभी स्टेडियम में खेलते हुए नहीं देखने गया उन्हें, मैंने हमेशा उनको टीवी पे देखा है। और जब टीवी पे उनको देखते थे तो लिटरली ठाक ठाक ऐसी आवाजें आती थी जब वो बॉल को टाइम करते थे टीवी में से। तो आप सोचो रियल में ग्राउंड पर उस कितना अच्छा साउंड आता होगा, इस लेवल का टाइम करते थे बॉल को। तो लक्ष्मण जायंट है इंडियन क्रिकेट के, कमाल का रिस्ट वर्क है, बहुत अच्छा टाइम करते हैं, मैच विनिंग नॉक्स खेली है अनगिनत इंडिया के लिए। बट वीवीएस लक्ष्मण इज मोर ऑफ अ सेकेंड इनिंग प्लेयर, और उसमें भी वो मिडिल ऑर्डर पे उन्होंने अपना, जो ऐसा नहीं है 3 नंबर पे नहीं खेले, पर खेले हैं, रन भी किए। एडन गार्डन 281 उनका, आई एम नॉट रॉन्ग, 281 नंबर 3 पर ही आया था उनका, लेकिन उन्होंने जो मेजोरिटी ऑफ द करियर जो डोमिनेट किया वो नंबर 5 और नीचे ही किया है, मिडिल ऑर्डर में खेलते रहे, टेल एंडर्स के साथ पार्टनरशिप लगाते थे, राइट। जो नंबर 3 के लिए, क्योंकि आपको नया बॉल आपको फेस करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं उन्होंने नहीं किया है, बट फिर भी आपको नया बॉल फेस करना है, अगर आपका कोलैप्स हो रहा तो आपको उसको रोकना है, तो उसके लिए आई डोंट थिंक वीवीएस लक्ष्मण कैन बी अ बेटर चॉइस, कैन बी अ गुड चॉइस एट नंबर 3 फॉर नंबर 3। तो नो फॉर वीवीएस लक्ष्मण, सॉरी फॉर द लक्ष्मण फैन इंक्लूडिंग मी एज वेल।
लक्ष्मण इज आउट। अब देखो यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेयर बच रहे हैं, राहुल द्रविड़ और चेतेश्वर पुजारा नंबर 3 के लिए। दोनों का डीएनए सेम है भाई, क्रिकेटिंग टर्म्स में दोनों ने सेम काम किए हैं लगभग लंबे समय तक इंडिया के लिए। हम पहले द्राविड़ की बात करते हैं, राहुल द्राविड़ की। द्राविड़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक टेक्निक है भाई, ठीक है। बैट और पैड के बीच में मिनिमम गैप रहता है। फॉरवर्ड डिफेंस क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड डिफेंस, राइट। लेट खेलते हैं, लेट खेलने की एबिलिटी की, लेट कट मार दिया, बॉल को आने देते, टाइम रहता है उनके पास, बॉल को पास आने देते हैं। इन सब की वजह से बॉलर के लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है कि उनको बीट करें, और सीम से या स्पिन से, ठीक है। काफी लंबे समय तक के लिए डिफेंड करते हैं, बोरिंग बैटिंग करते हैं जिसको बोलते हैं। देखने वाले बोर हो जाते थे, बैटिंग कर रहे, डिफेंड कर रहे, डिफेंड कर रहे, लेकिन जहां रिक्वायर्ड है, अब जरूरत है, तो वहां बाउंस बैक भी करते थे वो। ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है किसी भी हाई क्लास पेस या स्पिन अटैक को फेस करने के लिए। इंडियन कंडीशन में तो मॉन्स्टर है, लिटरली मॉन्स्टर है। लगातार मैच विनिंग पारियां खेली उन्होंने, लंबी इनिंग्स खेली अंडर हाई प्रेशर सिचुएशन। तो दिस इज व्हाट राहुल द्रविड़ इज। अगर हम यहां पर पुजारा की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि दोनों सेम डीएनए है पुजारा का, पुजारा और द्रविड़ का। सॉलिड डिफेंस है पुजारा का, पेशेंस है, अगेन लंबा खेलते हैं, डिफेंड करते हैं अच्छा, नई बॉल की लिथैलिटी को खत्म करके रख देते हैं। अगर पुजारा नहीं होते तो 2008 में आप ऑस्ट्रेलिया नहीं जीत रहे होते। 2008 में, आई एम सॉरी 2018 में, नॉट 8 में तो नहीं थे, 2018 में आप नहीं जीतते। मैन ऑफ द सीरीज थे पुजारा। 2021 में भी बॉडी पे ब्लो ले रहे हैं, खेल रहे हैं, खड़े हैं, नया बॉल की लिथैलिटी खत्म करते हैं। हम यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जब पुजारा की बात हो रही तो मैं इंग्लैंड वाली सीरीज को भी काउंट करूंगा, जो हम 2-2 से ड्रॉ किए। एक टेस्ट हम 1 साल बाद खेले थे 2022 में। 2022 में हम गए थे, राइट, एक टेस्ट खेलने बाद में। अगर वो 5 मैच की सीरीज अगर हम तभी खेल लेते तो हम वो मैच भी जीत चुके होते। बट उस मैच में, उस सीरीज में भी जो 2-2 से आप ड्रॉ किए थे, उसमें पुजारा वॉज दी कंट्रीब्यूटर। उतनी बात नहीं हुई, रहाणे पुजारा ने आपको वहां मैच जिता के दिए थे। एनीवे, तो पुजारा इज एज सेम एज राहुल द्रविड़, बट एक चीज ऐसी है जो राहुल द्रविड़ को थोड़ा सा ज्यादा बनाती है। देखो अभी कहीं तो नंबर काटने पड़ेंगे, ठीक है। वो एक चीज है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जितना मैंने क्रिकेट देखा है, कि राहुल द्रविड़ सिंगल इजीली निकाल लेते थे, स्ट्राइक रोटेट अच्छे से कर लेते थे वो, और थोड़ा बहुत रिलेटिवली हाँ, द्रविड़ वैसे तो अटैक नहीं करते थे उन्होंने। आपने अगर द्रविड़ की बैटिंग देखी हो 2007 के नेटवेस्ट, जो हम टेस्ट सीरीज जीते थे इंग्लैंड में, और 92 बॉल पे 12 रन, ऐसी इनिंग्स खेलते थे राहुल द्रविड़। मुझे एज ए क्रिकेट फैन तो मजा आता था उसको देखने में, उस टाइप की इनिंग्स देखने में। एनीवे, तो बट राहुल द्रविड़ जब जरूरत होती थी तो वो सिंगल्स इजीली निकाल लेते थे, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। पुजारा थोड़े से, मतलब रिलेटिवली, हाँ, द्रविड़ और इनके कंपैरिजन में वो कमी नहीं है, वो प्लान है कि आप रुक के खेल रहे हो, आप बॉल निकाल रहे हो, वो उनकी कमी नहीं है, वो स्ट्रेटेजी है खेलने की। बट राहुल द्रविड़, क्योंकि मुझे लगता है सिंगल इजीली निकाल लेते थे, प्लस राहुल द्रविड़ ने थोड़ा लंबे समय के लिए इंडिया के लिए सर्विस दी है हमारी। अब अपनी सर्विस इंडिया को हमारे लिए लंबे समय के लिए दी है, लंबे समय तक 3 नंबर पे बैटिंग की है और काफी रन बनाए। तो नंबर 3 पे नो पुजारा, इस प्लेइंग में नंबर 3 पे हमारे खेलेंगे द ग्रेट राहुल द्रविड़, द वॉल। तो इसके बाद नंबर 4 पे ये अनडिस्प्यूटेड है भाई, इसमें
क्या मैं डिस्कशन करूं, कुछ समझाने का बोलने का कुछ नहीं है। जिसने अगर क्रिकेट नहीं भी देखी है और उनको बोलोगे कि सचिन आपके लिए नंबर 4 पे बैटिंग करेंगे, वो भी हाँ बोलेंगे और बोलेंगे ठीक है ओके। तो इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कशन करना नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट काफ़ी समय तक खेला है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं होम और अवे कंडीशंस दोनों में। नंबर 4 सचिन रमेश तेंदुलकर पीरियड। देखो आफ्टर नंबर 4 वी हैव टू चूज अवर नंबर 5। देखो भाई नंबर 5 अगेन एक हेडेक है, और ये नंबर 3 से बड़ा हेडेक है कि आप नंबर 5 पे किसको खिलाओगे। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, बिकॉज नंबर 5 के लिए हमारे पास वी हैव लाइक द 2 एब्सोल्यूट मॉन्स्टर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट। एब्सोल्यूट मॉन्स्टर लाइक इन अ लिटरल सेंस। वी हैव मतलब हमारे पास नंबर 1 वीवीएस लक्ष्मण और नंबर 2 विराट कोहली। ऑल्दो आप बोलोगे कि कोहली तो नंबर 4 पे खेलते हैं, खेलते हैं 4 पे नो डाउट, बट अभी आपको उनको बाहर तो नहीं रखेंगे ना, आपको उनको प्लेइंग में कंसिडरेशन में तो लेना ही है। अभी आगे हम देखेंगे कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। 4 पे खेलते हैं 5 पे खेलेंगे, बात एक ही है। अगर जब तक सचिन थे वो 4 पे नहीं खेले, 6 पे भी खेले, 5 पे भी खेले, 7 पे भी खेले। 6 पे उनका जो एडिलेड वाला सेंचुरी था 2012 में, वो 6 पे ही आया था शायद। बट एनीवे हम कंपेयर करते हैं, मतलब मैं क्या बोलूं, लक्ष्मण और कोहली आप किसको बाहर किसको अंदर, आप बात नहीं मानोगे। ये इन दोनों का एनालिसिस करते वक्त मुझे 1.5 घंटे से ऊपर का समय लगा था कि किसको रखें किसको ना रखें, क्या करें क्या ना करें। चलो लेट्स टॉक अबाउट वीवीएस लक्ष्मण फर्स्ट। हम लक्ष्मण की बात करते हैं। अगेन अ मैजिशियन, अब ये बैटिंग मैजिशियन थे, इसमें कोई शक नहीं है। मैच विनर थे नंबर 5 पे, ठीक है। 2001 का इंग्लैंड का 2001 का ईडन गार्डन का 281, बॉम्बे टेस्ट जो खेला था हमने, या फिर उसके पहले हम बात करें मोहाली 2010 का टेस्ट, 1 विकेट से इंडिया जीता था। हिस्टोरिक विन, जो ईडन गार्डन की हिस्टोरिक विन लक्ष्मण के रन थे। मोहाली टेस्ट जो इंडिया 1 विकेट से जीता अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2010 में, लक्ष्मण के रन थे। 2004 में बॉम्बे टेस्ट वानखेड़े में, हिस्टोरिक टेस्ट में आपको 104 का टारगेट दिए थे, ऑस्ट्रेलिया को चेज नहीं हुआ। उस मैच में लक्ष्मण के रन थे 69। तो ये तो प्रूवन बात है कि जहां जहां इंडिया ने हिस्टोरिक विन हासिल की है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लक्ष्मण के रन थे। उनके बिना हमने वो मतलब नहीं पॉसिबल होता। आप 281 के बिना आप कैसे कोलकाता जीतते, आप लक्ष्मण के 69 के बिना कैसे जीत जाते वानखेड़े में बॉम्बे टेस्ट, आप लक्ष्मण के बिना नहीं जीत पाते मोहाली भी, क्योंकि आपके बैट्समैन तो सारे आउट हो गए थे, राइट। अगेन लक्ष्मण ने हिस्टोरिक विंस में कंट्रीब्यूट किया है विद द बैट। ऑस्ट्रेलिया में भी उनका बल्ला ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इंडिया में चलते थे, ऑस्ट्रेलिया में भी। सिडनी 2000 सिडनी टेस्ट 167, एडिलेड 2003, ये राहुल द्रविड़ जो जिस मैच में रन किए थे जिताए थे इंडिया को, उस मैच में वीएस लक्ष्मण 148। सिडनी अगेन 2004 में सेम टूर 178। सिडनी को तो अपना घर बना रखा था इन्होंने। फिर सिडनी में 2008 में 109 मारे, ठीक है। दिल्ली में 2008 में 200 नॉट आउट। तो दिस वाज वीवीएस लक्ष्मण, ठीक है। लेकिन अब विराट कोहली की अगर हम बात करें तो इन्होंने जिस लेवल पे डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया, वो किसी भी फॉरेन बैट्समैन ने उतना नहीं किया है, किसी भी फॉरेन बैट्समैन ने। 2014 का टूर 692 रन, ह्यूज। 1 सेंचुरी और अगर आ जाता या स्मिथ को एक किसी मैच में हम थोड़ा जल्दी आउट करते तो हाईएस्ट रन स्कोरर होते उस सीरीज के। 692 रन, कैन यू इमेजिन। लोगों के 5-5 मतलब 5 टूर तो नहीं करता कोई बैट्समैन, लेकिन 3-3 4-4 टूर भी हो जाते तो उतने ओवरऑल रन नहीं बनते उनके। उन्होंने एक सीरीज में उतने रन बनाए, 692 रन।
1500 से ज्यादा रन है ऑस्ट्रेलिया में इन टेस्ट क्रिकेट, हाईएस्ट, राइट। अब लेकिन यहां पर एक कैच है। देखो कैच क्या है, कैच ये है कि हम पहले ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखते हैं विराट कोहली की, और पहले विराट कोहली से शुरू करते हैं। देखो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को 9 सेंचुरी मारे हैं ओवरऑल, इन इंडिया ऑस्ट्रेलिया कंडीशन, मतलब दोनों कंडीशन मिला के 9 सेंचुरीज मारे हैं। आयरॉनिकली तो नहीं बोलेंगे, ये तो अच्छी बात है कि हमारे बैट्समैन अगर फॉरेन में जाके डोमिनेट कर रहे हैं, तो 9 सेंचुरी बनाए हैं। 9 में से 7 सेंचुरी उन्होंने ऑस्ट्रेलियन टर्फ पे मारे हैं। सुन के बहुत खुशी होती है, देख के भी मजा आया, क्योंकि हम बदनाम थे हमारी टीम की, वहां जाके हमारे बैट्समैन चलते नहीं है। विराट कोहली ने 9 में से 7 सेंचुरी ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे बनाई है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और वो भी पेस अटैक कौन सा खेले उन्होंने, हेजलवुड को खेला, उन्होंने कमिंस को खेला, उन्होंने स्टार को खेला, उन्होंने मिशेल जॉनसन को खेला, पीटर सिडल को खेला। इन सब के अगेंस्ट जाके नाथन लियोन इज नॉट अ पेसर बट क्लास बॉलर, उसको खेला और 7 सेंचुरी खड़ा किया इन्होंने। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को अभी तक ओवरऑल 5 बार 50 मारे हैं। 5 50 है, 9 सेंचुरी है, तो यहां से पता चलता है कन्वर्जन रेट कितना जोरदार है उनका। 50 आपके 5 ही है, लेकिन 100 आपके 9 है। यहां पर भी 4 50 उनके ऑस्ट्रेलिया में आए हैं और सिर्फ 1 50 इंडिया में आया है। मतलब आप अगर देखें तो इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है कि इंडिया में विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट रन नहीं है, उनके रन नहीं है, एज इन उस लेवल के, उनके लेवल, उनके स्टैंडर्ड के मुकाबले रन नहीं है। इंडिया में उन्होंने 2 सेंचुरी लगाया, एक 2013 में चेन्नई टेस्ट में, एमएसडी ने उसमें 220 या 226 कुछ रन का इनिंग खेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उस मैच में उनका एक सेंचुरी था 103 रन का 2013 में। उसके बाद उन्होंने जो सेकंड और लास्ट सेंचुरी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अब तो टेस्ट खेल नहीं रहे वो, तो जो लास्ट सेंचुरी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट लगाई, वो लगाई अहमदाबाद में 2023। तो 10 साल में 2 सेंचुरी, 186। एक डैडी 100 बोल सकते हैं और एक नॉर्मल 100 उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को मारा, और इन बिटवीन एक कुछ 60s में उनके रन थे, जो 50 उन्होंने इंडिया में बनाया। लेकिन आउटसाइड इंडिया उन्होंने डोमिनेट किया। एट द सेम टाइम अगर हम लक्ष्मण की बात करें तो लक्ष्मण का हिसाब भी सेम ही है। उन्होंने ओवरऑल 6 सेंचुरी लगाए हैं ऑस्ट्रेलिया को। 6 में से 4 ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे, 2 ही इंडिया में है, ठीक है। लेकिन उन 2 में एक है आपका 281 ईडन गार्डन का, और एक है आपका दिल्ली टेस्ट 2008 का 200 नॉट आउट। दोनों आपके वो 2 सेंचुरी नहीं, वो दोनों 200 प्लस है, एक ऑलमोस्ट 300 है उसमें, ठीक है। तो लक्ष्मण ने ये 2 सेंचुरी इंडिया में, ये डैडी 100 थी। लक्ष्मण की अगर 50s की बात करें तो उन्होंने ओवरऑल 12 बार 50 बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। 12 50 में 8 जो है वो इंडिया में मारे हैं, और उन 8 में एक नर्वस 90 है, एक मोहाली का जो मैंने बताया था मैच विनिंग, जो 69 या ऐसे 70 ऐसे कुछ ऑड रन, 60 ऑड रन की कुछ इनिंग खेली थी, एक 50 वो है, एक नर्वस 90s है, एक वानखेड़े में जो 69 रन बनाए थे, एक वो है। तो आप समझ रहे होंगे कि जहां क्रूशियल मोमेंट्स थे वहां पर लक्ष्मण के बैट से रन थे इन इंडियन कंडीशन, ऑन इंडियन सॉइल, ठीक है। दोनों के डक भी बराबर हैं, देखो कोइंसिडेंस देखो आप। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई ये बहुत बड़ा हेडेक है, आप किसको लेके जाओगे इंडिया में, लक्ष्मण या विराट को। दोनों 3-3 बार डक पे आउट हुए ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन इन माय ओपिनियन, क्योंकि लक्ष्मण की एबिलिटी ज्यादा अच्छी है स्पिन खेलने की एज कम्पेयर टू विराट कोहली। अब लक्ष्मण छोड़ दो, उस जनरेशन के कोई भी बैट्समैन लो आप, द्रविड़ ले लो, आप सचिन ले लो, सहवाग ले लो, किसी को भी ले लो, सौरव गांगुली ले लो। वो जो एक स्टीरियोटाइप बना था कि इंडियंस स्पिन को अच्छा खेलते हैं, वो सिर्फ बोलने की बात नहीं थी, वो खेलते थे। हमने मुरलीधरन जैसे बॉलर्स को भी डोमिनेट नहीं करने दिया हमारे आगे इंडियन सॉइल पे। हमने शेन वॉर्न
मैं क्लब तो नहीं बोलूंगा, बहुत एक डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा एक लेजेंड के साथ, लेकिन हमने शेन वॉर्न एक पार्ट टाइमर से ज़्यादा समझा भी नहीं। शेन वॉर्न के आप रिकॉर्ड देखो, इंडिया में, इंडिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया के अगेंस्ट, या किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हमने उनको विकेट दी नहीं, इनफैक्ट उनको रन ही करे हैं। तो हमारे बैट्समैन स्पिन खेलते ही थे। आज हमारे, चाहे अब आप पिच बोलो या कुछ भी बोलो, कि हमारे बैट्समैन खेलना भूल गए या कुछ भी, हम जीतन पटेल जैसे बॉलर को, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, बट ही इज नॉट मुरलीधरन और शेन वॉर्न, बट आप उसको 10 विकेट देते हो। आप सेंटनर से आप नहीं खेल पाते, लेफ्ट आर्मर। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमारे अभी बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा स्पिन का लोड है, लेकिन उस वक्त नहीं था। तो लक्ष्मण इज अ बेटर स्पिन प्लेयर। सो फॉर मी इट इज VVS Lakshman who will bat at number 5 in this lineup. लक्ष्मण क्योंकि स्पिन थोड़ा अच्छा खेल लेते हैं और उनका रिकॉर्ड इंडिया में रिलेटिवली बेहतर है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, दैट इज व्हाई ही इज एट नंबर 5। नंबर 6 की हम बात करें तो नंबर 6 पे हम MS धोनी के साथ जाएंगे, क्योंकि देखो आपको एक विकेट कीपर चाहिए, ठीक है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि विकेट कीपर मस्ट है। गिलक्रिस्ट का रिकॉर्ड इंडिया में बैटिंग में उतना अच्छा नहीं है, कीपिंग का उतना फर्क नहीं पड़ता, कीपर वो बहुत ही आला दर्जे के हैं, वो कीपिंग कहीं भी कर लेंगे, लेकिन बैटिंग में उनका रिकॉर्ड रिलेटिवली खराब रहा है इंडियन पिचेस पर। ऋषभ पंत के साथ भी हम नहीं जा सकते, क्योंकि इन माय ओपिनियन तो नहीं जा सकते। MSD इज अ बेटर कीपर एंड बेटर बैट्समैन अभी तक, जितना हम देखें उस हिसाब से बोल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, हमको एक कैप्टन चाहिए इस टीम के लिए। ये अभी कैप्टन कोई है नहीं इसमें, तो आपको एक विकेट कीपर भी चाहिए, और अगर आपको ऐसा कोई विकेट कीपर मिल रहा है जो कि कैप्टन कर ले, तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। तो इन माय ओपिनियन नंबर 6 पे मैं MSD को ही खिलाऊंगा, कैप्टन एंड विकेट कीपर इन इंडियन कंडीशन अगेन। इसके बाद नंबर 7 पे हमारे पास है रविचंद्रन अश्विन। बहुत ऑब्वियस चॉइस है अगर आप इंडिया में खेल रहे हैं, और क्योंकि आपको स्पिनर भी चाहिए, तो रविचंद्रन अश्विन के बिना आप इंडिया में कैसे खेल सकते हो। हमने जो हमारी डोमिनेंस थी कि हमने 10-12 साल से इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं आ रही, रविचंद्रन अश्विन वॉज द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट स्ट्रीक, राइट। तो अश्विन के बिना आप नहीं जा सकते। एट द सेम टाइम वो बैटिंग भी करते, तो आप उनको एज अ बॉलिंग ऑलराउंडर यूज कर सकते हो, कि थोड़ा डेप्थ भी देंगे आपको अगर आपको बैटिंग चाहिए। हालांकि जो बैटिंग ऑर्डर में हमने प्लेयर रखे उनके होते हुए यहाँ तक नौबत नहीं आएगी, पढ़नी भी नहीं चाहिए, आएगी भी नहीं, लेकिन स्टिल रविचंद्रन अश्विन कैन बैट, और अश्विन के बिना आप नहीं जा सकते इन इंडिया एटलीस्ट। तो रविचंद्रन अश्विन नंबर 7 पे रहेंगे हमारे। नंबर 8 पे अगेन एक और मैच विनर इंडिया के लिए, अनिल कुंबले। आप इंडिया में हो तो आप 2 स्पिनर के साथ तो जाओगे बेयर मिनिमम, राइट। अश्विन आपके ऑफ ब्रेक हो गए, कुंबले आपके एक लेग स्पिन हो जाएंगे। देखो ये दोनों इतने कैपेबल हैं, ये दोनों अगर आप कोई तीसरा बॉलर नहीं भी खिला रहे हो ना, ये आपको 20 विकेट लेके देंगे। एक टाइम था अश्विन 16-16, 12-12, 14-14 विकेट मतलब मजे में लेते थे। कुंबले ने अकेले एक इनिंग में 10 विकेट लिए, राइट। सो ये दोनों कैपेबल इनफ है कि भाई आपको 20 विकेट लेके देंगे। तो इसलिए यू कैन नॉट लेफ्ट कुंबले आउट एज वेल। 2 स्पिनर इंडिया में वैसे भी आपको चाहिए, तो दैट इज वाई हम अश्विन के साथ ऑफ ब्रेक और एक कुंबले लेग स्पिन के लिए हो जाएंगे। तो नंबर 8 पे अनिल कुंबले। इनके बाद अगर आप नंबर 9 पे जाते हैं, नंबर 9 पे है हमारे पास अपने टाइम के सबसे अंडररेटेड फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी। देखो जब इंडिया आया था 2004 में, ठीक है, उस 4 टेस्ट मैच की सीरीज में 7 इनिंग इन्होंने बॉलिंग की थी। एक इनिंग मतलब हमारी बैटिंग थी और वो ड्रॉ हो गया था चेन्नई टेस्ट।
29 या 19 रन का कुछ टारगेट था हमारे पास और युवराज सिंह ओपन कर रहे थे उस वक्त। सचिन नहीं थे उस मैच में। सचिन ने सीधे शायद लास्ट टेस्ट खेला था बॉम्बे का, तो चेन्नई में नहीं थे। हालांकि बारिश गिर गई, हम वो ड्रॉ हो गया। अगर शायद होता तो हम वो चेस कर जाते। आपको लग रहा होगा शायद कि उस वक्त मतलब इंडिया में 4th इनिंग में इतना स्कोर कैसे चेज होता है, तो उस वक्त हो जाता था एक। बट एनीवे वो टेस्ट ड्रॉ हुआ। फिर नागपुर में उन्होंने 80 रन देके 9 विकेट लिए जेसन गिलेस्पी, हम वो मैच हार गए। उसके साथ हम सीरीज भी हार गए। क्यों? क्योंकि हम बैंगलोर में पहला टेस्ट मैच ऑलरेडी हार चुके थे। तो 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी, 3 टेस्ट मैच में 1 ड्रॉ हो गया, 2 ऑस्ट्रेलिया जीत गया था। गिलेस्पी वॉज द रीजन। पूरे सीरीज में 20 विकेट थे उनके 7 इनिंग्स में। आप सोचिए कि एक एसी टर्फ पे जो कि स्पिन डोमिनेटेड है, नागपुर में शेन वॉर्न और कुंबले ने काफी विकेट्स लिए थे। उसके बावजूद भी गिलेस्पी ने 9 विकेट लिए पूरे मैच में, 80 रन देके हार गए हम वो मैच। एक ऐसी जगह पे जहां पर स्पिन चलती है, वहां आके 20 विकेट लेना, वो भी उनके अगेंस्ट एक स्लो विकेट पे, एक अच्छी बैटिंग लाइनअप के आगे, हलवा नहीं है, इतना इजी नहीं है। दिस गाय हैज स्किल। इनके पास स्किल था, बॉल को रिवर्स कराते थे, टैग को हिट करते थे, कांस्टेंट एक ही चैनल पे बॉल डालते थे, एक्यूरेसी पिन पॉइंट थी, लंबे थे, नेचुरल बाउंस मिलता था। लेकिन इनकी उतनी बात नहीं होती जितनी ब्रेटली मैकग्रा आप इनकी करते हैं। आप एज इन कोई भी मीडिया या कोई भी, एक बहुत अंडररेटेड बट एक क्लास बॉलर ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक के जेसन गिलेस्पी, ये मेरे लिए नंबर 9 पे रहेंगे। जो करंट ट्रायो है ऑस्ट्रेलिया का, जो कमिंस है, हेजलवुड है और मिशेल स्टार्क है, ये इंडिया में इतने इफेक्टिव नहीं है। पुराने बॉल से तो बिल्कुल भी नहीं, बट दिस गाय, ये पुराने बॉल से भी आपको विकेट लेके देते थे, रिवर्स कराते थे बॉल को। नंबर 10 पे अगेन जसप्रीत बुमराह। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन, बुमराह इज अ लेजेंड। वो आपको आउट करके देंगे, वो फर्क नहीं पड़ता। अब ऑस्ट्रेलिया में तो वो और भी भयानक है भाई, इंडियन कंडीशन पे भी आपको वो विकेट निकाल के देंगे। तो जस्सी इज इन द टीम एट नंबर 10। नंबर 11 पे अगेन, ये जैसे नंबर 4 पे मैंने कोई डिस्कशन नहीं की थी, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, इन द सेम वे नंबर 11 पे ग्लेन मैकग्रा। देख, ग्लेन मैकग्रा ऑटोमेटिक चॉइस बनते हैं। अगर आप फास्ट बॉलर रख रहे हो टीम में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आप लाइनअप बना रहे हो, तो ग्लेन मैकग्रा को नहीं रख रहे हो तो भाई आपको क्रिकेट देखना नहीं आती है, सीधी बात। एक ऑटोमेटिक चॉइस है ग्लेन मैकग्रा इस प्लेइंग 11 के। तो इंडियन कंडीशन में हमारा प्लेइंग 11 कुछ इस तरह का दिखेगा। देखो, ये प्लेइंग 11 है। हेडन, सहवाग, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण, धोनी, अश्विन, अनिल कुंबले, जेसन गिलेस्पी, जसप्रीत बुमराह और ग्लेन मैकग्रा। अभी यहाँ पर इस प्लेइंग को देख के हो सकता है आपको एक तो ये सवाल लग रहा होगा कि ये तो इंडिया 11 दिख रही है, मेजोरिटी इंडियन प्लेयर्स हैं, तो हम अभी ऑस्ट्रेलियन 11 भी बनाएंगे। और हमने एक एक प्लेयर को प्रॉपर रीजनिंग के साथ, जितना मतलब आप अपनी भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है, कमेंट सेक्शन ओपन है, आपको जैसा लगता है आप बोलिए। बट मेरे को जो बेस्ट कॉम्बिनेशन लगा, जितनी क्रिकेट मैंने देखी, उस हिसाब से ये टीम थी। इसके अलावा आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हो सकते हैं कि इस टीम में शेन वॉर्न क्यों नहीं है। नंबर 1, शेन वॉर्न नहीं है। नंबर 2 कि आप इंडिया में खेल रहे हो स्पिन फ्रेंडली विकेट से, तो आप 3 पेसर के साथ क्यों जा रहे हो। आप एक पेसर कम करके वॉर्न को डाल सकते हो। देखो, मैं पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि शेन वॉर्न क्यों नहीं है। शेन वॉर्न इसलिए नहीं है क्योंकि अश्विन और कुंबले इनफ है। आप अश्विन को एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप अनिल कुंबले को भी नहीं निकाल सकते। वॉर्न के जगह पे भी, वॉर्न को आप देखेंगे तो उनका इंडिया में, मतलब इंडिया के अगेंस्ट कह रहा हूं मैं, ही इज अ लेजेंड बॉलर, माय फेवरेट। देखो, मेरे 2 ही फेवरेट थे उस टाइम में, गिलक्रिस्ट और वॉर्न, तो दोनों ही नहीं है इस टीम में तो वैसे। बट आप वॉर्न के रिकॉर्ड देखोगे इंडिया के अगेंस्ट, तो इतना डोमिनेटिंग नहीं है वो। ना उन्होंने इंडिया में विकेट लिए, ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में विकेट लिए। ये मतलब नहीं है कि शेन वॉर्न एक बड़े बॉलर नहीं है, वो बॉलर बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारी बैटिंग लाइनअप इतनी स्ट्रांग थी कि हम उनको टैकल कर जाते थे।
हम उनको इजीली खेल लेते थे। इसीलिए उनका इनफैक्ट किसी न्यूट्रल वेन्यू पर भी उन्होंने हमारे अगेंस्ट कोई खास विकेट, कोई खास ऐसी परफॉर्मेंसेस नहीं दी हैं। तो इसलिए अगर आपको इंडिया में है तो स्पिन के लिए आप अश्विन और कुंबले के ही साथ जाएंगे ओवर शेन वॉर्न। अब अगर आप एक पेसर हटा के शेन वॉर्न को लाते हैं तो वो ओवर किल कर रहे हो, क्योंकि ये 2 ही स्पिनर काफी हैं। आप ओवर किल के लिए जा रहे हो, राइट। जैसा कि आपने देखा होगा अभी एक कुछ टाइम पहले 2022-23 के आसपास जडेजा, अश्विन और कुलदीप तीनों बॉल करते थे। कुलदीप को ओवर ही नहीं आते थे, जो ओवर आते थे विकेट मिलते थे, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जडेजा और अश्विन ही आपको 20 विकेट लेके दे देते थे। तो दैट इज व्हाई आई डिडंट चूज शेन वॉर्न इन दिस प्लेइंग, बिकॉज आप ओवर किल के लिए जा रहे हो। आपका अश्विन एक लेगी और एक ऑफ ब्रेक बहुत है। सेकेंडली, जो दूसरा क्वेश्चन हुआ कि इंडिया में 3 पेसर क्यों? तो देखो, इंडिया में 3 पेसर इसलिए क्योंकि इंडिया में बॉल आप पहली बॉल से स्पिन नहीं होता है, पहले दिन पे स्पिन नहीं होता है। आपको बॉलर स्किल वाला तो चाहिए, आपको पेसर चाहिए। 2 पेसर तो हम वैसे भी खिलाते ही हैं इंडिया में। तो अगर आप इस ट्रायो के साथ जाते हैं, गिलेस्पी, बुमराह और मैकग्राथ, तो जो दिन अगर सबसे खराब भी रहेगा ना, तीनों का मान लो सबसे ज्यादा ऑफ डे और तीनों का एक साथ आ गया, उस दिन भी अपोजिशन को ये 100 रन पे 2 विकेट तो करके देंगे। ये सबसे घटिया दिन पे। दिन अच्छा रहा तो 4-5-6 हो सकता है ऑल आउट भी कर दें, लेकिन 4-5-6 तक तो आपको विकेट लेके देंगे। मतलब जब आपके स्पिनर्स आएंगे तो वो अपोजिशन को 100 पे 2, 100 पे 3, 100 पे 4 ऐसे ही खेल फेस करेंगे। वो डायरेक्ट अपोजिशन के मिडिल ऑर्डर में जाएंगे, ताकि टॉप ऑर्डर से उनको बैटल लड़नी होंगी कि विकेट ही 100 पे 0, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अगर इस ट्रायो के साथ जा रहे हैं, गिलेस्पी, बुमराह, तो मैं बुमराह क्यों बोल रहा हूँ बार बार, गिलेस्पी, मैकग्रा और बुमराह, अगर आप इस ट्रायो के साथ जा रहे हैं आपको विकेट लेके देंगे गारंटीड नया बॉल से। तो दैट इज वाई कि इंडिया में ठीक है स्पिन होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट इनिंग से, फर्स्ट डे से, फर्स्ट बॉल से स्पिन होता नहीं। अगर आप इनमें से एक पेसर निकालते हैं तो फिर आपको नया बॉल किसी स्पिनर को देना पड़ेगा, अगर एक आध पेसर आपका इंजर्ड हो गया तो दैट इज वाई मैं आई गो विथ, मैंने 3 पेसर चुने हैं और कुंबले एंड अश्विन, these 2 आर इनफ, मोर देन इनफ। तो इंडियन कंडीशन की ये प्लेइंग 11 है अकॉर्डिंग टू मी, कंबाइंड प्लेइंग 11। So now let's see how the playing 11 looks like in Australian conditions. तो पहला चॉइस हमारा जो ओपनर रहेंगे वो एज यूजुअल मैथ्यू हेडन ही रहेंगे। जब आपने इनसे अवे कंडीशन, यानी इंडिया में ओपन हम इनसे करा रहे तो ऑस्ट्रेलिया में होम टर्फ पे तो हम इनसे ही ओपन करवाएंगे मैथ्यू हेडन से। तो हेडन विल बैट एट नंबर 1। नंबर 2 विल बी इंटरेस्टिंग। देखो, नंबर 2 पे हम यहां जाएंगे स्टीव स्मिथ के साथ। स्टीव स्मिथ के साथ इसलिए क्योंकि देखो, हाईली कंसिस्टेंट है, लेजेंडरी क्रिकेटर है, बैट्समैन। आप इनको बाहर तो नहीं रख सकते, आपको टीम में रखना भी है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में अगर आप इनको रखोगे तो फिर उसके लिए आपको एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और फिर आप ओपन में किसको रखोगे? आप ओपन में एक रिलेटिवली लेस कंपेटिटिव बैट्समैन को नहीं रख सकते, क्योंकि होम कंडीशन में है, हाईली टैलेंटेड प्लेयर है। तो ये नंबर 4 पे वैसे तो बैटिंग करते हैं, लेकिन ये अपनी होम सॉइल पे, होम टर्फ पे ये इजीली नंबर 2 पे बैटिंग कर लेंगे। तो इसीलिए इन माय ओपिनियन ही शुड बैट एट नंबर 2। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी रहेगा हेडन के साथ, और हेडन को कॉम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो मेरे लिए नंबर 2 पे बैटिंग करेंगे स्टीव स्मिथ विथ हेडन। नंबर 3 पे नो क्वेश्चन एक ऑटोमेटिक चॉइस है, रिकी पॉन्टिंग। ऑल टाइम ग्रेट्स एट नंबर 3 बोल सकते हैं हम इनको इन ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। तो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री में नंबर 3 के सबसे ग्रेटेस्ट बैट्समैन, कैप्टन भी करेंगे ये इस टीम को। तो रिकी पॉन्टिंग एट नंबर 3 एंड कैप्टन द लेजेंड।
नंबर 4 पे मैं सचिन के साथ ही जाऊंगा, सचिन रमेश तेंदुलकर के साथ। अच्छा रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ अभी जो हमारे ऊपर के 3 बैट्समैन है वो अच्छा खेलते हैं, होम कंडीशन में सब कुछ ठीक है, लेकिन अगेन स्पिन के साथ थोड़ा सा सीन है। तो सचिन पेस को भी अच्छा खेल लेंगे, स्पिन भी अच्छा खेलते हैं, स्टेबलाइजर का भी काम करेंगे। अगर ऊपर से मान लो कोलैप्स होता है तो नीचे थोड़ा संभाल लें, और अगर ऊपर से रन लगते हैं तो देन ही कैन गो विद द फ्लो। तो नंबर 4 पे सचिन ही रहेंगे। नंबर 5 पे यहां हम खिलाएंगे विराट कोहली को, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिकॉर्ड, पेस और बाउंस खेलना पसंद करते हैं, काउंटर अटैक भी कर सकते हैं, स्ट्राइक रोटेशन अच्छा है, इस कारण से विराट कोहली स्पिन अच्छा भी खेल लेंगे, पेस भी अच्छा खेल लेंगे। तो विराट कोहली इज द चॉइस फॉर नंबर 5, क्योंकि मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा स्टेबिलिटी देंगे वो, मिडिल ऑर्डर को स्टेबिलिटी देंगे। अगर इनके अलावा मुझे इस नंबर पे इस कंडीशन में दूसरा कोई बैट्समैन दिख नहीं रहा था। माइकल हसी एक नाम याद आ रहे थे, बट कोहली आई थिंक इज बेटर देन हिम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। नंबर 6 पे माइकल क्लार्क, ये इनकी कोई बात क्यों नहीं करता मुझे नहीं पता। ही इज द फादर ऑफ डैडी 100, द रियल फादर। एक समय था 2011, 12, 13 का, 11 से 14 तक आप पकड़ लो, ये खिलाड़ी, ये बंदा सिर्फ 200 और 300 रन ही मारते थे, 200, 300, दैट्स इट। इस लेवल की क्रिकेट खेलते थे। एक ऑस्ट्रेलिया को कैप्टन भी किया है। ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट। स्पिन भी खेलेंगे, काउंटर अटैक भी कर देंगे, तेज भी खेलेंगे। माइकल क्लार्क आप बाहर नहीं रख सकते, माइकल क्लार्क को मिडिल ऑर्डर में नहीं बाहर रख सकते। इनका इनफैक्ट इंडिया में भी रिकॉर्ड अच्छा है, ऐसा नहीं है इंडिया में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, स्पिन भी कराते हैं, लेकिन वहां आपके पास फिर भी थोड़े से आपके पास टफ चॉइसेस थे। लेकिन इन कंडीशन में आपको आई विल गो विद माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क के साथ जाने का एक ये भी रीजन है कि अगर आपका ऊपर से मान लो कोलैप्स होता है तो आप सचिन और कोहली पे ओवर डिपेंडेंट नहीं होगे। आपके पास नीचे कोहली के बाद एक और टॉप क्लास बैट्समैन इंतजार कर रहे होंगे अपनी बारी का। तो नंबर 6 माइकल क्लार्क शुड बी देयर। नंबर 7 अगेन एडम गिलक्रिस्ट, इजी चॉइस है। विकेट कीपर आपको चाहिए ही, और आपको एक अटैकिंग बैट्समैन के भी, और अपनी होम कंडीशन में लीथल है, बैटिंग भी काफी अच्छी करते हैं। तो नंबर 7 पे एडम गिलक्रिस्ट एक नेचुरल चॉइस है विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में। नंबर 8 पर अगेन आई विल गो विद कुंबले एंड नॉट शेन वॉन, नीदर नाथन लायन। देखो फर्क क्या है, कुंबले इंडिया में तो इफेक्टिव हैं ही, कुंबले ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक तो टॉल है तो नेचुरल बाउंस मिलता है। शेन वॉर्न एक बिग टर्नर है, ड्रिफ्ट कराते हैं बॉल को, लाइटेड बॉल फेंकते हैं, लाइक अ क्लासिकल लेग स्पिनर। ऑन दी अदर हैंड कुंबले का क्या है, थोड़ा फास्ट फेंकते हैं, बॉल स्किड होके आता है, स्किड करके लेग ब्रेक होता है, ठीक है, शार्प बाउंस मिल सकता है। हाइट है, ऑस्ट्रेलियन ट्रैक पे आपको बाउंस मिलता है, वहां का इनको एक एडवांटेज मिल सकता है, ठीक है। हवा में क्विक है, ठीक है। और जब हिटर होते हैं, अगर कोई अटैक करने जा रहे हो आप, तो भाई उसको जो अनइवन बाउंस हो रहा है, एक्स्ट्रा बाउंस आ रहा है, उससे प्रॉब्लम होगा। रूम भी नहीं देते हैं, रूम तो मतलब आप उस स्पेसिफिक डे की लाइन लेंथ पे भी डिपेंड करता है इसलिए, बट नेचुरली रूम इतना नहीं देते हैं। नाथन लियोन की अगर हम बात करें तो ऑफ ब्रेक डालते हैं, ओवर स्पिन पे ज्यादा रिलाय करते हैं, कंसिस्टेंट है, बट इंडिया के अगेंस्ट में इतने इफेक्टिव नहीं दिखे वो इन इंडियन कंडीशन एंड इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस एज वेल। सो कुंबले इज द फर्स्ट चॉइस फॉर द स्पिनर ओवर शेन वॉन एंड नाथन लियोन एज वेल, इवन इन ऑस्ट्रेलियन कंडीशन। अगर आप नंबर्स भी देखेंगे, कुंबले के नंबर बीजीटी में बेहतर हैं शेन वॉन से, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। सो अनिल कुंबले इज द फर्स्ट चॉइस फॉर द लेग स्पिनर। नंबर 9 पे अगेन जेसन गिलेस्पी। पहले मैं आपको पूरे प्लेइंग बता देता हूं, उसके बाद मैं रीजन दूंगा इसका। नंबर 9 पे अगेन जेसन गिलेस्पी के साथ जाएंगे।
10 पे जसप्रीत बुमराह एंड 11 पे ग्लेन मैकग्रा। तो देखो ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में ये प्लेइंग कुछ इस तरह की दिखेगी। हेडन, स्मिथ, पॉन्टिंग, सचिन, विराट कोहली, क्लार्क, एडम गिलक्रिस्ट, कुंबले, जेसन गिलेस्पी, बुमराह एंड ग्लेन मैकग्रा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है कि स्टार्क, कमिंस और हेजलवुड तीनों में से एक भी नहीं है, क्यों? देखो तीनों को आपको उनका बॉलिंग का तरीका समझना होगा। स्टार्क क्विक है, तेज बॉलर है, तेज एज इन क्विक, मीडियम पेसर नहीं, क्विक डालते हैं। क्विक आपको अगर तेजी चाहिए, आप बुमराह को ले रहे हैं, आप बुमराह को इसलिए नहीं निकाल सकते, अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है बुमराह का एंड ही इज लीथल ऑन ऑस्ट्रेलियन ट्रैक्स, राइट? बिकॉज ऑफ दैट अनऑर्थोडॉक्स एक्शन बुमराह लीथल ज्यादा साबित होते हैं, और जो स्टार्क का तेज वाला एंगल है वो बुमराह उसको काउंटर कर सकते हैं। तो हमको फास्ट के लिए हम बुमराह के साथ जा रहे हैं, अनऑर्थोडॉक्स है, इसलिए स्टार्क का जो पेस वाला हमको एज मिल रहा है वो काम हमारा बुमराह के साथ हो जा रहा है। हेजलवुड की अगर बात करें तो ग्लेन मैकग्रा ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं और ज्यादा स्किल के साथ। हेजलवुड एक टप्पा पकड़ के वहीं बॉल डालते हैं, राइट? वहीं से अंदर वहीं से बाहर। ग्लेन मैकग्रा भी वही करते हैं बट थोड़ा ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ, और रिवर्स भी कराते हैं बॉल को। लास्ट ईयर जब हमारी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो पर्थ टेस्ट में आपने देखा होगा कि एक टाइम के बाद विकेट नहीं आ रहे थे, तो बॉलर्स कंधे गिरा दिए थे उन्होंने इन लाइनअप के बॉलर्स के साथ। ऐसा नहीं है, देखो आप बोलोगे सिडनी में सचिन ने रन मारे, 2004 में लक्ष्मण, द्राविड सभी ने रन किए, तो वो बॉलर तो जब वही खेले थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो लाइनअप भी अलग थी। और हर कभी किसी भी बॉलर का, किसी बैट्समैन का ऑफ डे आता है। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बता दूं कि मुझे लगता है ग्लेन मैकग्रा ज्यादा बेटर बॉलर है हेजलवुड से, और तरीका दोनों का सेम ही है। हेजलवुड आप बोल सकते हो इज अ मॉडर्न डे ग्लेन मैकग्रा, लेकिन अगर जो काम ग्लेन मैकग्रा से मुझे मिल रहा है तो मैं सेम तरीके का दूसरा बॉलर क्यों लूं अपनी टीम में? मैं वेरिएशन के लिए जाऊंगा। अगर स्टार्क के पास पेस है और अगर वो पेस मुझे बुमराह से मिल रही है, लेकिन बुमराह के पास क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स एक्शन है, रिलीज पॉइंट डिफरेंट है, तो मैं उसको खिलाऊंगा, मैं बुमराह के साथ जाऊंगा। मैं स्टार्क के साथ क्यों जाऊं? क्योंकि मुझे 11 ही लेने हैं टीम में। इन द सेम वे जेसन गिलेस्पी, पैट कमिंस सेम बॉलर है, हिट द डेक, लेकिन जेसन गिलेस्पी बॉल को थोड़ा रिवर्स करा देते हैं। गिलेस्पी की बात इतनी नहीं होती बट ही हैज स्किल, उनके पास स्किल था, वो कहीं पे भी आपको आउट करके देंगे, राइट? तो दैट इज वाई इफेक्टिवनेस विद द ओल्ड बॉल, जेसन गिलेस्पी के पास वो इफेक्टिव है ओल्ड बॉल के साथ भी। सो दैट इज वाई के हेजलवुड, कमिंस और स्टार्क का जो ट्रायो है, इस ट्रायो के ऊपर गिलेस्पी, मैकग्रा और ब्रेटली के ट्रायो को मैं अभी भी थोड़ा सा एज देता हूं, लेकिन ब्रेटली की जगह क्योंकि मैं बुमराह को ज्यादा प्रेफर करूंगा इसमें। तो गाइस देखो, यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन और आ सकता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में हो कि यहाँ पर आपको ऑलराउंडर या कुछ नहीं दिख रहा, आपके पास सिर्फ 4 प्रीमियम बॉलर हैं, मैकग्रा, बुमराह, गिलेस्पी और कुंबले। तो आप अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया खुद इसी फॉर्मेट पे खेलता है। वो 4 पेसर, 7 बैट्समैन इंक्लूडिंग विकेट कीपर बैट्समैन को लेके चलते हैं और पार्ट टाइमर होते हैं। अगर इस लाइनअप में आप देखेंगे तो आपको, अगर मान लीजिए 90 ओवर डालना है, वैसे तो पेसर हैं तो डलते नहीं है, कम ही डलते हैं, लेकिन अगर डालना है तो उसमें आपको स्टीव स्मिथ, सचिन तेंदुलकर और माइकल क्लार्क ये मिलके आपको 12 से 14 ओवर दे सकते हैं पार्ट टाइमर। लेकिन आपके मेन स्ट्राइक बॉलर ये 3 हैं, गिलेस्पी, बुमराह और मैकग्रा, और अनिल कुंबले एक स्पिनर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में विकेट से हेल्प मिलती है तेज बॉलर्स को, तो आप शॉर्ट स्पेल में विकेट भी निकल जाता है। दैट इज वाई ऑस्ट्रेलिया ने खुद ने इसी फॉर्मेट के साथ रूल किया है विकेट को, जब वो पीक पे चल रहे थे तो वो भी ये 3 बॉलर, एक स्पिनर प्लस 7 बैट्समैन के फॉर्मेट को ही फॉलो करते थे। दैट इज वाई आई ऑल्सो मेक अ टीम ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंपोजिशन। तो गाइज ये देखो, मैंने जितनी क्रिकेट मैंने देखी, जितनी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मुझे सही लगता है, मैंने उस हिसाब से ये 2 टीम्स बनाई हैं।
अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो एंड तक, और अगर आपके कुछ आपको लगता है कि नहीं नहीं यहाँ इसको होना चाहिए, लैंगर को होना चाहिए, या कैटिच होना चाहिए, या किसी और प्लेयर को होना चाहिए, पंत को होना चाहिए, राइट, शेन वॉन होने चाहिए, कहीं भी आपको कुछ अगर लगता है तो कमेंट में बताओ, हम इस पर डिस्कशन करेंगे, राइट। क्योंकि मैंने अपने हिसाब से अपना बेस्ट दिया है, तो मुझे लगता है कि ये प्लेइंग 11 बीजीटी की सबसे लीथल प्लेइंग 11 होंगी, और बोथ दी कंडीशंस, इंडिया में इंडिया वाली और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया वाली।